जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। बेटे, अगर हमारे पास अर्थ है और अर्थ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो अपनी एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो हमें पता है कि अर्थ कैसे मूव कर रहा है। और अगर ये वेस्ट है, यहाँ पर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ये है हमारा नॉर्थ और ये साउथ। तो अर्थ का अगर मूवमेंट हम देखें तो अर्थ जो है वो कैसे मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर अर्थ यहाँ पर है और अर्थ का मूवमेंट देखें तो इस तरीके से मूवमेंट है। ओमेगा क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी है बेटे। तो अगर अर्थ ऐसे मूव कर रहा है वेस्ट, साउथ और फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ होकर फिर वेस्ट आ रहा है, तो इस तरीके से जब अर्थ मूव कर रहा है तभी तो हमें सन ऐसे जाते हुए दिखाई पड़ता है, सन का मोशन ऐसे दिखाई पड़ता है। तो कोई हमारे पास फ्रेम है और वो फ्रेम का अपने एक्सिस पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और उस फ्रेम के अंदर कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो उसके सरफेस पर है, तो उसका भी तो वही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। अगर अर्थ पर हम लोग हैं और अर्थ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ अपने एक्सिस पर मूव कर रही है, तो हम लोगों का भी तो वही होगा, क्योंकि हम उस अर्थ के सरफेस पर हैं। लेकिन याद रखना कि अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है और किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर कोई एक पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का भी वही ओमेगा ही उसका एंगुलर स्पीड है। तो याद रखना कि किसी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर ओमेगा एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ जब रोटेशन होता है किसी भी इनर्शियल फ्रेम का, तो उस पर दो तरीके के फिक्टिशियस फोर्स लगते हैं। तो वो दोनों कौन कौन से फिक्टिशियस फोर्स होते हैं तो वो हम दिखाते हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर किया था जिसका नाम था यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम एंड कोरियोलिस फोर्स। ये हमने किया था बेटे लेक्चर, और उसमें एक हमें रिजल्ट मिला हुआ था। उस रिजल्ट का कुछ ऐसा था, AR माइनस 2 ओमेगा क्रॉस VR माइनस ओमेगा क्रॉस R, कुछ ऐसे था वो रिजल्ट, और ओमेगा डॉट R। इस तरीके से ये रिजल्ट था। मैं यहाँ बता दूं कि उस रिजल्ट में, इस लेक्चर में ये जो रिजल्ट था ये एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम या रोटेटिंग फ्रेम, और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल AI क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम। ओमेगा क्या है, उस जो रोटेटिंग फ्रेम था जिसको हमने R कहा था, बहुत सारे बुक उसको S प्राइम कहते हैं, उस रोटेटिंग फ्रेम का एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, और VR क्या था, VR था वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है उसका ये वेलोसिटी था पार्टिकल का। और यहाँ पर ये जो है ओमेगा डॉट का मतलब है बेटे डी ओमेगा अपान dt। मतलब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। लेकिन मैं अगर अर्थ के केस में कहूं तो हमें मालूम है कि अर्थ के केस में ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब अर्थ के केस में अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब ये इक्वेशन अगर मैं रखूं तो AR इज इक्वल टू AI माइनस 2 ओमेगा क्रॉस VR, और कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा क्रॉस R हो जाएगा। और बेटे ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी अर्थ है एक रोटेटिंग फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन उसकी जो अपने एक्सिस पर रोटेशन है वो रोटेशन ओमेगा है, जो कि यूनिफॉर्म है, जो कि कैसा है, यूनिफॉर्म है। और मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो आपको ये पता है कि ये इस वाले टर्म को क्या बोलते हैं,
हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। एलर एक्सीलरेशन बोलते हैं, और इससे एसोसिएटेड जो फोर्स होता है उसे एलर फोर्स बोलते हैं, एलर एक्सीलरेशन बोलते हैं बेटा इसको। ये जो टर्म था इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसे सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन बोलेंगे। और ये जो मेरा है इसे हम बोलेंगे कोरियोलिस एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे इसको? कोरियोलिस एक्सीलरेशन। और ये मेरा है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम और एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। और यहां पर मुझे ये इक्वेशन मिलेगा, और ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि पार्टिकल हमारा वी स्पीड से मोशन में है, लेकिन एक ऐसे फ्रेम में है जिसका एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। और हमने आपको कहा कि किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर कोई एक पार्टिकल मोशन में है तो उस पार्टिकल पर दो फोर्सेस लगते हैं और दो फिक्टिशियस फोर्स लगते हैं, और वो दोनों यही फिक्टिशियस फोर्स हैं बेटा। एक का नाम है कोरियोलिस फोर्स, या एक्सेलरेशन यहां लिखा है तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। और इसका नाम है बेटे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड्स में बेटे स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फिर इस एक्सेलरेशन से एसोसिएटेड जो फोर्स बनेगा वो कोरियोलिस फोर्स हो जाएगा, और इस एक्सेलरेशन से एसोसिएटेड जो फोर्स बनेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। तो m से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा बेटे? MAR और इक्वल टू MAI और -2m ओमेगा क्रॉस VR माइनस m ओमेगा क्रॉस R। ये कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब आपको हम बता दें कि अब हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या है? एक्सीलरेशन है। तो m को लेकर अगर हम बात करें तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? कोरियोलिस फोर्स का टर्म आ गया। क्या हो गया बेटा? ये यही हो गया, कोरियोलिस फोर्स हो गया, ये यही कोरियोलिस फोर्स है। और दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हम एक और इक्वेशन जानते हैं कि किसी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल मोशन में है जिसकी स्पीड VR है, जिसकी स्पीड VR है, तो उस पर जो फोर्सेस लगते हैं उसका इक्वेशन जानते हैं बेटे। क्या होता है? FR इज इक्वल टू FI और प्लस कितना होता है बेटा? कितना होता है? F0 होता है। और हमें मालूम है कि अगर इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो MAR, और इसकी वैल्यू लिखेंगे बेटे तो हम क्या लिखेंगे? MAI और प्लस F0, यही फिक्टिशियस फोर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में MAR की वैल्यू हम जैसे ही पुट करेंगे दिस इक्वेशन विल बिकम, कितना मिलेगा ये इक्वेशन? देखते हैं। MR की जगह पर हम इतनी वैल्यू रखेंगे MAI और प्लस F0 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? MAI और -2m ओमेगा क्रॉस VR और यहां से माइनस ओमेगा क्रॉस R। यहां से ये वैल्यू आ जाएगी बेटे, यही वैल्यू आ जाएगी, यहां से इतना आ जाएगा। और हमें मालूम है कि ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो F0 इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस VR और -m ओमेगा क्रॉस और ओमेगा क्रॉस R। कुछ इस तरीके से हमारे पास फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स का इक्वेशन आएगा। तो हमने शुरुआत में ही बताया था कि किसी यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम के अंदर V वेलोसिटी के साथ, VR वेलोसिटी के साथ कोई एक पार्टिकल अगर मोशन में है तो उस पर दो तरीके का फोर्स लगता है। तो वो फोर्स यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये कोरियोलिस फोर्स है। बेटे एक चीज और आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम कहें कि किसी यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम के अंदर एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल रेस्ट में है, वो पार्टिकल जैसे मान लो कि अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर वो पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, वो पार्टिकल चल वल नहीं रहा है, वो रेस्ट पर है। अगर वो रेस्ट पर है तो उसकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 है, और जैसे ही 0 रखेंगे तो दिस टर्म इज 0, या ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? केवल F0 इज इक्वल टू -m ओमेगा क्रॉस R।
अब बेटे एक चीज यहाँ पर बहुत सुंदर सा आपको दिख रहा होगा कि किसी भी यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम के अंदर कोई एक पार्टिकल अगर है, अगर वो रेस्ट पर है, तब भी उस पर एक फोर्स तो ऑलवेज लगेगा, एक फोर्स तो सदैव लगना ही लगना है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटे हम अगर रोटेटिंग फ्रेम के अंदर हैं और हमारी स्पीड v क्या है, वी आर है, तब तो हमारे ऊपर दो फिक्टिशियस फोर्स लग रहा है, एक कोरियोलिस फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम के अंदर हैं और उस फ्रेम के सरफेस पर खड़े हो गए, हम रेस्ट में हो गए, उसकी वेलोसिटी हमारी या पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई उस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, तो उस पर केवल एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर उस पर कोई और तरीके का कोरियोलिस टाइप का या स्यूडो फोर्स, मतलब कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा, स्यूडो फोर्स तो है ही है। आपको ये भी बता दे बेटा कि ये जो यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं मिटा दे रहा हूं, तो हमारा पार्टिकल जो है ना वो यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम के अंदर चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी स्पीड वी आर है, मैंने शुरू में ही मान लिया था। तो जब वो चल रहा है तो यहाँ ये जो है कोरियोलिस फोर्स है, यही क्या है, कोरियोलिस फोर्स है। तो बेटे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है ये आपको बता दें कि किसी यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम के अंदर कोई एक पार्टिकल को हम लें और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पार्टिकुलर प्लेस पर हमें फेंकना होता है, तो उस पार्टिकल को जब हम मूव कराते हैं किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस पर जो फोर्स लगता है हॉरिजॉन्टली, जो उस पर फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स ही हमारा क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है। यही फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि ये मेरे पास अर्थ है और अर्थ बेटा हम लोग जानते हैं कि इसको हम दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रखे हैं। ये हमारा जो होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर है। और मैं अगर इस वाले डायरेक्शन को मैं कह दूं कि x है, तो ये वाला डायरेक्शन को मुझे मानना पड़ेगा x प्राइम, और इस वाले को अगर मैं y कहूं तो इस वाले को मानना पड़ेगा y प्राइम। तो आप अगर इस पूरे हेमिस्फीयर को ऐसे दो जोन में डिवाइड कर लिए, नॉर्थ और साउथ, तो बेटे अगर आप ना यहां से चलना शुरू किए हैं और आपका अर्थ जो है ऐसे रोटेट कर रहा है किससे, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आपने अगर कोई पार्टिकल ऐसे यहां पर फेंका है यहां पर, तो आपका पार्टिकल थोड़ा सा ऐसे डेविएट हो जाता है, या आप थोड़ा सा इस पार्टिकल को यहां से ऐसे यहां फेंकते हैं तो ऐसे थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। तो जिस फोर्स की वजह से ये डेविएट हो रहा है अर्थ, तो अर्थ पर जिसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो उसे ही हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो बेटे कोरियोलिस फोर्स का हमारे सिलेबस में दो हमारे पास एप्लीकेशन है, मैं वहां इस दो बड़े एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन का है, और दूसरा जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है फ्री फॉल का। तो हम लोग पहले अपने इस लेक्चर में हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला एप्लीकेशन करने वाले हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोरियोलिस फोर्स कैसे एक्ट होता है, और अर्थ का ही पूरा का पूरा हम लोग एस्पेक्ट लेंगे या अर्थ के ही परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये मिटा देते हैं। बेटे हमारे पास जो कोरियोलिस फोर्स बना है, उस कोरियोलिस फोर्स को हम यहां लिख ले रहे हैं -2 और m, और यहां पर हो जाएगा ओमेगा क्रॉस वी आर। और हमें ये यहां पर बेटे हमने इसको बोला कोरियोलिस फोर्स, तो हमने इसी को एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं -2m ओमेगा क्रॉस वी आर। हमें अगर ओमेगा मिल जाए किसी पार्टिकल का अर्थ के सरफेस के ऊपर और उसकी वेलोसिटी वी आर मिल जाए, तो कोरियोलिस फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो कोरियोलिस फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने एक अपनी तरफ से बना रखा है, ये मेरे पास सपोज कर लीजिए अर्थ आ गया, ये अर्थ है और ये
बेटे अर्थ का मैं यहाँ पर कुछ चीजें हैं, इस पर ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो देखना बेटे, अर्थ को हमने दो जोन में डिवाइड कर दिया। एक तो हमारा है ये वाला, जो नीचे वाला है ये इसके नीचे ये साउथ हेमिस्फेयर है, और ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर है। और ये मैं मानकर चल रहा हूं कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बेटे याद रखना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, और अर्थ का ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे जैसे हो रहा है वैसे हम यहां पर करते भी जा रहे हैं। तो ये हमारा साउथ हेमिस्फेयर है, ये साउथ हेमिस्फेयर है, और ये है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। ये बेटे हमारा ओमेगा से मूव कर रहा है अर्थ, और जो वेस्ट टू ईस्ट है, और ये इसकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर मैं इसको कहूं कि ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर का ये क्या होगा बेटे, ये एक प्लेन होगा। आप इसको देखो ध्यान से बेटे, अर्थ को, ये जो मेरा अर्थ है, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो यहां पर ऐसे पतली पतली स्लाइस के तरीके से काट दूं तो कुछ ऐसे प्लेन मिलेगा। उसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। क्या होगा बेटे, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। अगर मैं कहूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन का ये है डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन का यही तो डायरेक्शन है बेटे, मैं इसी को लिख दे रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल ये प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये। तो अब आप यहां पर अर्थ के, ये मैं इसको ऐसे रख लेता हूं, आप देखिए अगर अर्थ के इस जगह पर खड़े होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़े होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 3 डायमेंशन बनाएं और इस वाले को हम क्या बोलें, ये वर्टिकल है, और इस ब्लैक वाले को हम बोलें कि ईस्ट डायरेक्शन है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो यहां पर मैं एक डायरेक्शन भी बना देता हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आता रहे। ये मेरा है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। तो अब देखिए, आप देखिए आपने कहा ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ईस्ट और नॉर्थ, और इसके सामने ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे कुछ। तो ये मेरा क्या है, अर्थ है। अर्थ के इक्वेटर पर जैसे ही मैं खड़ा हो पाऊंगा, तो ऐसे ही खड़े हो पाएंगे बेटे, ऐसे ही तो खड़े, इक्वेटर तो ऐसे है, तो क्या यहाँ ऐसे थोड़े नहीं खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे, तो कुछ ऐसे ही तो होगा। तो वर्टिकल हो गया, ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, और ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। तो आप जब ऐसे खड़े हैं और ऐसे देखें, तो आपने क्या माना था, इस तरीके से, यही तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल के बीच का एंगल कितना है, 0 है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल के बीच का एंगल 0 है। तो ये मैं कह दूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये क्या है, वर्टिकल है। क्या है ये बेटे, वर्टिकल है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन मैं कह दे रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन है ये। और ये आपका कैसे है, आपका अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका ये इक्वेटर है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो नॉर्थ इससे कितना एंगल बना रहा है, एकदम दोनों पैरेलल हैं। तो नॉर्थ अगर है, ये क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। क्या है बेटे, ये नॉर्थ डायरेक्शन है ये। तो अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये किसके पैरेलल जा रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल जा रहा है। इसी को तो बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, या रोटेशन एक्सिस भी बोल सकते हैं इसी को आप रोटेशन एक्सिस भी बोल सकते हैं आप। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो आपको मिल रहा है। और ईस्ट देखो बेटे, आपने वर्टिकल सरफेस पर आप खड़े होते हैं तभी तो वर्टिकल डायरेक्शन मिलता है। तो आप ईस्ट को कैसे दिखाएंगे, ईस्ट इसी बोर्ड में अंदर की ओर जा रहा है, ईस्ट इस बोर्ड में अंदर की ओर जा रहा है। तो ईस्ट को मैं कुछ ऐसे दिखा दूं, ऐसे दिखा दूं। अब अंदर की ओर तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, तो परपेंडिकुलर अंदर की ओर ही मानकर चलिएगा कि वो 90 डिग्री पर इससे भी है, ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर अंदर की ओर है। और ये क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है। क्या है बेटे, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है।
अगर मैं कहूं कि ये आई है, ये वर्टिकल जो है ये इस पर यूनिट वेक्टर क्या है, आई है, तो ईस्ट पर मैं ये कह दूं कि वाई है, ये ईस्ट को मैं बोल दे रहा हूं कि ये वाई डायरेक्शन है। क्या है ये, वाई डायरेक्शन है ये। तो इस पर यूनिट वेक्टर मैं जे ले लूं और नॉर्थ वाले को मैं कह दूं कि ये जेड डायरेक्शन है। क्या है ये, जेड डायरेक्शन है, और जेड पर यूनिट वेक्टर मैं के ले लूं। तो मैं यहां देख रहा हूं कि ये जो हमारा नॉर्थ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री है। देख लिया आप, देख लिया आप। लेकिन आप जैसे जैसे आप पोल पर आएंगे, देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन में यहां दिखा देता हूं आपको। यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन। गड़बड़ हो गया, गिर गया मेरा मार्कर। तो ये मेरा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, कुछ यहां पर सेट नहीं हो पा रहा है ये। और आप इक्वेटर से चलिए बेटा, ये है आपका चलने का डायरेक्शन। आप इक्वेटर पर धीरे धीरे चल रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे इक्वेटर पर परपेंडिकुलर वाला वेक्टर तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा ना। तो आप धीरे धीरे जैसे आते हैं देखिए आप नॉर्थ को देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ सी एंगल पर जा रहा है ये, और ये आ गया आपका पोल पर। आपके पोल पर आपने क्या देखा, ब्लैक वाला ईस्ट है और ये व्हाइट वाला आपका क्या है, व्हाइट वाला आपका नॉर्थ है। अब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से नॉर्थ का एंगल बताइए, 90 डिग्री है, और आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से वर्टिकल देखेंगे तो वो पैरेलल है, एकदम 0 है। तो यहां पर अगर मैं इस डायरेक्शन को ऐसे दिखाऊं तो हम देख रहे हैं कि ईस्ट यहां पर देखिए, ईस्ट यहां पर अंदर की ओर जा रहा है और नॉर्थ यहां पर इधर आ रहा है। तो यहां वाली डायरेक्शन देखिए आप, ये यहां वाली डायरेक्शन ये हो गया आपका नॉर्थ, ये आपका हो गया बेटे नॉर्थ। ईस्ट इसके अंदर जा रहा है तो मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं कि ये ईस्ट है, और इधर आपका वर्टिकल जा रहा है, यही आपका वर्टिकल है, वर्टिकल है ये। तो वर्टिकल बेटे कैसे हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के एकदम पैरेलल। तो मैं यहां ये कह दूं कि यहां पर वर्टिकल और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का एंगल 0, लेकिन नॉर्थ और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहां पर अगर मैं इक्वेटर, यहां तो ये पोल की बात कर रहा हूं, ये पोल है ये बेटे, और यहां पर मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूं तो इक्वेटर पर मैंने सब बता ही दिया। अब एक बात बताओ बेटे, यहां पर यहां से यहां तक आए हैं तो यहां पर तो वर्टिकल और नॉर्थ के बीच में 0 डिग्री कितना था, सॉरी नॉर्थ और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में यहां पर 0 डिग्री था, यहां पर आते ही क्या हो गया, 90 डिग्री पर आ गया। समझ में आ रही बात। और यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 था, लेकिन यहां आके क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप किसी पॉइंट पर देखें, इस सरफेस पर चलते चलते किसी एक पॉइंट पर देखें, उस पॉइंट को हम P कह दें, उस पॉइंट को क्या बोल दे रहे हैं, P बोल दे रहे हैं। बेटे अगर इस पॉइंट को हम P बोल दें, तो इस पॉइंट को P बोलें तो ये हमारा यहां पर, ये हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ ही तो होगा। और ये एंगल अगर लैम्डा है तो इस पर एक प्लेन हम ले लें, इस पर एक प्लेन ले लें, ऐसे एक प्लेन ले लें, और ये प्लेन है तो ये प्लेन का डायरेक्शन होगा, यही तो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन का डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का ये क्या होगा बेटा, डायरेक्शन होगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का, जो इस पर ले रहे हैं ऐसे। लेकिन वर्टिकल तो इस पर ऐसे ही रहने वाला है, तो वर्टिकल यहां पर इसको मिटा दें। तो ये बेटे हो गया हमारा वर्टिकल डायरेक्शन। और वर्टिकल को हमने कह दिया है कि इस पर जो यूनिट वेक्टर लेना है आई लेना है, और यूनिट वेक्टर आई ले लेना है। यहां पर बेटे हमने क्या देखा कि अब ये हो क्या रहा है, देखिए यहां पर इक्वेटर पर आप ऐसे हैं, इक्वेटर पर, और किसी ऐसे इस पॉइंट पर आ गए हैं, तो वर्टिकल तो परपेंडिकुलर ही रहेगा सरफेस से, तो वर्टिकल को मैंने ऐसे शो करा दिया। लेकिन आप ईस्ट यानी ब्लैक वाले को देखिए, ऐसे अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहे हैं। और नॉर्थ आपका कैसे, देखिए नॉर्थ आपको कैसे मिल रहा है, नॉर्थ आपको कुछ ऐसे मिल रहा है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका क्या है, नॉर्थ है। और ईस्ट आपका कैसे मिल रहा है, कुछ इस तरीके से आपका ईस्ट मिल रहा है, ये आपका ईस्ट है। और इसी के ईस्ट की डायरेक्शन में हमने क्या माना है कि जे है यूनिट वेक्टर, और इधर क्या माना है कि के है यूनिट वेक्टर। और ये सब बेटे हर एक जगह पर क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर ही हैं, एक दूसरे से ये सब 90 डिग्री पर हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर ही हैं।
तो बेटे आप देख रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ से यहाँ पर आए तो आपने क्या देखा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये सब पूरा हमने 3 पॉइंट पर देखा है, ये सब 3 पॉइंट पर हमने देखा है। तो एक चीज आप देखो यहाँ पर, मैं ये बेटे देखो यहाँ पर कि जब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन को हमने क्या बोल दिया है, वर्टिकल डायरेक्शन को y इसको बोला है और z इसको बोला है, तो मैं इसको x बोल देता हूं कि ये x एक्सिस है ये, क्योंकि इसको तो मैंने y एक्सिस मान लिया है, और इधर इस वाले को मैंने z एक्सिस बोल दिया है, इस वाले को z एक्सिस बोल दिया है। तो आप देखो यहाँ पर बेटे, यहाँ पर आपका पार्टिकल है और ये नॉर्थ है और ये है, तो यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट की जो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है वो वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो ओमेगा कॉस, और यहाँ पर पैरेलल है और मैं ऐसे रख दूं कि फाई, ओमेगा कॉस फाई, और इस डायरेक्शन में इस वाले डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो यूनिट वेक्टर यहाँ पर क्या है, k है, तो मैं k ले रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि आप इस वाले पोजीशन पर जब पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी देख रहे हैं तो नॉर्थ का और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का एंगल 0 है, तो आप जैसे ही 0 रखेंगे cos 0 और यूनिट वेक्टर k, तो आपको तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर इक्वेटर के इस पॉइंट पर उस पार्टिकल का एंगुलर स्पीड ओमेगा और यूनिट वेक्टर k मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो इस तरीके से आपका इक्वेटर पर यहाँ पर पार्टिकल की ये स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो देखेंगे कि नॉर्थ यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, तो ओमेगा और यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा साइन फाई, क्या लेना पड़ेगा, ओमेगा साइन फाई। लेकिन अब एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन क्या हो गया है, आई के साथ हो गया है, वर्टिकल के साथ हो गया है बेटा, वर्टिकल के साथ हो गया है। इस समय ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो आई के साथ, वर्टिकल का हमने क्या माना था, आई माना था, तो ये यूनिट वेक्टर आई का जो पैरेलल है वही उस नॉर्थ का, या कह सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का यूनिट वेक्टर हो जाता है। अब आप 90 डिग्री यहां पर पुट करें तो साइन 90 जैसे ही रखते हैं तो तुरंत आपको क्या मिल जाता है, ओमेगा और आई। अब आपको पता हो गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को आप इक्वेटर से मूव कराते हैं पोल की ओर, तो इक्वेटर पर इतना, सॉरी हाँ, इक्वेटर पर इतना उसका वेलोसिटी आता है, पोल पर इतना आता है। तो आपको पता चल गया होगा कि जब हम इक्वेटर से पोल की ओर या पोल से इक्वेटर की ओर मूव करते हैं तो आपकी वेलोसिटी, आपके पार्टिकल की वेलोसिटी इन्हीं दोनों का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आपका एंगुलर वेलोसिटी इक्वेटर से पोल या पोल से इक्वेटर की ओर आता है तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं बेटे, एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा ओमेगा और साइन फाई आई और प्लस ओमेगा कॉस फाई और के, ये आपके पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ये आपके पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो हमें इस इक्वेशन का ओमेगा मालूम हो गया। अभी वी आर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वी आर का ये चीज आप यहां पर देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आप चेक करिए। तो साइन फाई यहां पर देखो 90 डिग्री रखेंगे तो आपको आई के का डायरेक्शन मिल जाएगा, ओमेगा आई का, सॉरी ओमेगा आई का, वर्टिकल इस समय पैरेलल है ना। और यहां पर जब आप रखेंगे कॉस फाई की वैल्यू यहां पर 0 रखेंगे, क्योंकि इस समय एक्सिस ऑफ रोटेशन और इनका पैरेलल एक्सिस है। तो जैसे यहां पर आप 0 रखेंगे तो तुरंत आपको ओमेगा के यानी कि ये वाला डायरेक्शन आपको तुरंत मिल जाएगा और ओमेगा की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। बेटे बुक में है और बहुत ही वो मतलब अच्छे से अरेंजमेंट वे में दिया गया है, लेकिन मैं इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये इजी पड़ता है, ये मेथड इजी पड़ता है आपको ये समझने के लिए कि हाउ टू कैलकुलेट द ओमेगा फॉर द रोटेटिंग फ्रेम। और जब आप क्या करोगे, अब हमारा रह गया है वी आर कैलकुलेट करना। तो वी आर कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे, देखो ध्यान से आप, जब आप यहां पर खड़े हो अर्थ के पोल पर आप खड़े हो तो देखते हैं ये आपका अर्थ का पोल है,
ये खड़े हैं। अब आप बताओ बेटे, या तो आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन का, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल क्या है आपका, ईस्ट है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल क्या है, ईस्ट है। और यहां पर वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ये परपेंडिकुलर है ये। और आपका नॉर्थ कैसा है, नॉर्थ हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। मतलब आपका जो पार्टिकल है, अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में फेंकते हो और वो पार्टिकल हवा में नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही होता है, या तो ईस्ट में या तो नॉर्थ में, इन्हीं दोनों में अगर है, तो आप देखें यहां से आपका पार्टिकल हवा में नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो आपका पार्टिकल या तो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा या तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। आप हॉरिजॉन्टल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के में किसी भी पार्टिकल को फेंकते हैं और हवा में नहीं होता है, तो आपका पार्टिकल या तो ईस्ट में जाएगा या तो नॉर्थ में जाएगा। अब आप यहां से समझ गए होंगे कि ईस्ट या नॉर्थ में से किसी भी डायरेक्शन, किसी भी ओर वो आपका पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा सकता है। मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी, आपके पार्टिकल की वेलोसिटी अगर ईस्ट में गया, आपका पार्टिकल अगर ईस्ट में गया, तो ईस्ट वाले को हम क्या माने हैं, जे माने हैं, तो वी वाई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और आपका पार्टिकल अगर नॉर्थ में गया, नॉर्थ में गया तो फिर क्या हो जाएगा, नॉर्थ में अगर गया तो वी, और नॉर्थ को हमने क्या माना है, नॉर्थ को के माना है, तो वी जेड और ये यूनिट वेक्टर के हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर अगर आपका पार्टिकल ईस्ट में गया तो ये वेलोसिटी हो सकती है, नॉर्थ में गया तो ये वेलोसिटी हो सकती है, ये वेलोसिटी हो सकती है। तो आप बताइए बेटा कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर किसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन्हीं दोनों वेलोसिटीज का कंबाइंड बन सकता है। तो आपके पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर नेट वेलोसिटी बनेगी वो कितना बनेगा, वी आर इज इक्वल टू, ये बनेगा वी वाई जे और प्लस वी जेड के, ये आपके पार्टिकल की वेलोसिटी बनेगी। इस तरीके से आपके पार्टिकल की वेलोसिटी बनेगा किसी यूनिफॉर्म रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। अब आपके पास ओमेगा भी मालूम हो गया और आपको वी आर भी मालूम हो गया, दोनों वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे और आप कोरियोलिस फोर्स कैलकुलेट कर ले जाएंगे। तो अब हमें कोरियोलिस फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैं अब इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसका काम मुझे यहीं तक कैलकुलेट करने में और समझाने में ही था, तो अब मैं इसको मिटा सकता हूं। बेटे यहां पर ओमेगा की वैल्यू उठाओ रखो, तो एफ सी इज इक्वल टू -2 और m, और ये वैल्यू ओमेगा, अच्छा ओमेगा दोनों में है तो ओमेगा कॉमन भी ले सकते हैं, तो ओमेगा कॉमन कर लिया और कितना आया, साइन फाई और आई और प्लस ओमेगा कॉस फाई, और यहां से हो जाएगा यूनिट वेक्टर के और क्रॉस। अब वी आर की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वी वाई जे और प्लस वी जेड की, और ये वैल्यू यहां पर हमने वी आर का रख दिया, ये हमने रख दिया ओमेगा की। बेटे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऐसे बना लेते हैं और यहाँ पर आई लिखते हैं और जे और यहाँ पर के होता है, और आई का कॉफिशिएंट यहाँ पर साइन फाई हो जाएगा, जे का कॉफिशिएंट यहाँ नहीं है तो 0, के का कॉफिशिएंट यहाँ पर, अच्छा ओमेगा मैंने कॉमन कर लिया है बेटे, तो ओमेगा यहाँ बाहर ही आ गया है, और ये हो जाएगा कॉस फाई हो जाएगा, और ये वैल्यू फिर हमने यहाँ आई का टर्म नहीं है तो 0, जे का टर्म है तो वी वाई, यहाँ से क्या हो जाएगा वी वाई, के का टर्म है तो वी जेड, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई है बेटे यहाँ पर, तो आई हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये वी वाई और कॉस फाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो गया, और माइनस फिर जे हो जाएगा, फिर ये छूटेगा, यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जे हो गया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हुआ, वी जेड और साइन फाई, और इसका होगा तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पर।
तो अब के वाले को हमने देखा तो के कितना हो जाएगा, ये पूरा छूटेगा और ये छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी वाई और साइन फाइव हो जाएगा ये। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई देख लो एक बार, ये तो इसका 0 हो गया और इसका मल्टीप्लाई हुआ वी वाई कॉस फाइव। एक बार जे वाला हुआ तो वी जेड और साइन फाइव हो गया, और के वाला हुआ बेटे तो ये यहाँ से 0 हो गया और इसका हो गया वी वाई साइन फाइव। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो वी वाई माइनस के साथ और कॉस फाइव और आई वेक्टर के साथ, और यहाँ पर माइनस वी जेड और साइन फाइव हो जाएगा और जेड, और प्लस कितना हो जाएगा बेटे वी वाई और ये साइन फाइव हो जाएगा और ये के हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये इतने की वैल्यू सॉल्व होकर आई है, यही वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो एफ सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2m ओमेगा, और बेटा यहाँ पर ये वैल्यू पुट जैसे ही करेंगे तो आएगा माइनस वी वाई कॉस फाइव और आई, और माइनस वी जेड और साइन फाइव और जे प्लस वी वाई और साइन फाइव इंटू के। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा तो 2m ओमेगा वी वाई और कॉस फाइव यूनिट वेक्टर आई, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस हो जाएगा और 2m ओमेगा और वी जेड और साइन फाइव हो जाएगा और जे हो जाएगा, और प्लस ये जो माइनस है प्लस को माइनस बना देगा तो -2m ओमेगा वी वाई और साइन फाइव और के हो जाएगा। तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशन तो ठीक ही रहेगा। ये cos फाइव और आई माइनस वी जेड साइन फाइव और जे और प्लस वी वाई साइन फाइव और के, ये सही है। तो अभी तक तो ये सही है। फिर इसका मल्टीप्लाई करवा दिए तो 2m ओमेगा सब में हो जाएगा 2m ओमेगा 2m ओमेगा 2m ओमेगा, तो इसका साइन भी चेंज रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बाकी ये माइनस हो जाएगा, वी वाई हो गया, वी जेड हो गया और ये वी। ये एक बार देखो बेटे, ये वी वाई दो जगह हो रहा है क्या, ये वी वाई और ये वी वाई, यहां पर ये टर्म लिया तो ये 0 हो गया वी वाई और ये हो जाएगा ये cos फाइव, ये सही हो गया, और वी जेड साइन फाइव और यहां से के लिया गया तो वी वाई और साइन फाइव हो गया है। अब आगे देखते हैं बेटा, यहां पर इस इक्वेशन को देखेंगे जो ये हमने कोरियोलिस फोर्स का इक्वेशन सॉल्व किया है। इसको आप अगर लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको एक चीज पता हो गया होगा कि आपका जो कोरियोलिस फोर्स में प्लेन था, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, आपने क्या माना था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो कौन कौन से डायरेक्शन में था बेटे, या तो वो वाई में था और या तो फिर वो जेड में था, वाई और जेड में ही था, नॉर्थ और ईस्ट में था। नॉर्थ को हमने जेड माना था और ईस्ट को हमने क्या माना था, वाई माना था। तो आपका जो है वो ईस्ट और नॉर्थ में था आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब आप बताइए कि आपने कोरियोलिस फोर्स को सॉल्व किया इक्वेशन को, तो उसमें तो आई कंपोनेंट वर्टिकल भी आ गया, ईस्ट भी आ गया और आपका साउथ भी आ गया, आई का, जे का और के का सारा कोफिशिएंट आ गया। तो अब आपका कोरियोलिस फोर्स एक ऐसे प्लेन में कैलकुलेशन करना है, आपको कोरियोलिस फोर्स का कैलकुलेशन ऐसे करना है जो ईस्ट और नॉर्थ में है, और ईस्ट डायरेक्शन में आपने जो वेक्टर मान रखा था वो था जे और इसमें मान रखा था के। इसका मतलब इस इक्वेशन से अगर आप कोरियोलिस फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा, केवल ये वाला कंपोनेंट 2m ओमेगा वी जेड और साइन फाइव और ये जे हो जाएगा, -2m ओमेगा वी वाई और ये साइन फाइव के हो जाएगा। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। तो यही है कोरियोलिस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका कोरियोलिस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा
वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बेटे, ये वाला होगा जिसको आप 2m ओमेगा वी वाई और कॉस फाई कह रहे हैं, और इस वाले केस को ही हम वर्टिकल, इसी को वर्टिकल या फ्री फॉल कहते हैं। इसी वाले केस को कहेंगे फ्री फॉल, जो कि इसके बाद का लेक्चर होगा मेरा। वो भी क्योंकि आपको पता है कोरियोलिस फोर्स के दो बहुत बड़े एप्लीकेशन हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन का है किसी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, और दूसरा क्या है, वर्टिकल फॉल का है। तो वर्टिकल फॉल वाला इसके बाद के लेक्चर में करेंगे, यहाँ इस वाले में हॉरिजॉन्टल का करते हैं। बेटे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो आपको कंपोनेंट कोरियोलिस फोर्स का मिला हुआ है, उसमें आप क्या कर लें कि इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये सब वेक्टर लगा दीजिएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि एफ एच का आप क्या करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे एफ एच का। तो यहां पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और के के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2m ओमेगा वी जेड और साइन फाई का होल स्क्वायर करोगे आप, और प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो 2m ओमेगा वी वाई और साइन फाई, यहां पर इसका होल स्क्वायर करोगे। बेटे 2 और 2 सब कॉमन लेकर बाहर आ जाएगा, एफ एच का जो मैग्नीट्यूड आएगा तो 2m ओमेगा वी नहीं आएगा, साइन फाई आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर बचेगा। अब एक बात बताइए बेटा, आपका जो अर्थ था वो अर्थ कौन से में था, ईस्ट में था और क्या था, जेड डायरेक्शन में था, यानी कि नॉर्थ में था। इधर की वेलोसिटी आपने कहा कि जो ईस्ट में है वो वाई डायरेक्शन था, वो क्या था, वाई डायरेक्शन था, और जो जेड में था उसको आपने कहा था कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है, और नॉर्थ यानी कि जेड डायरेक्शन है, और इधर का वेक्टर आपने जे लिया था, के लिया था इधर का, और इधर का आपने जे लिया था। और इधर अगर पार्टिकल जा रहा था तो आपने कहा था कि वेलोसिटी वी वाई है, इधर जा रहा है तो वेलोसिटी वी जेड है। अगर इसके बीच में कहीं जा रहा है तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v, वो कितना हो जाएगा बेटे, वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, यही हो जाएगा अगर बीच में कहीं पर भी जा रहा था। मैं ये क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो नॉर्थ और ईस्ट में था, इसलिए यहां पर एक रिजल्टेंट वेलोसिटी इसको देगी। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स है, दिस विल बिकम्स 2m ओमेगा और साइन फाई, और ये जो होगा वो वी नेट, मैं कह दूं इसको वी नेट, तो ये कुछ कैपिटल वी कह देता हूं, कैपिटल वी। तो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स आ जाएगा। अगर आपसे कहूं कि वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कीजिए, तो आप वर्टिकल कंपोनेंट आप ऐसे, वर्टिकल कंपोनेंट का अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो 2m ओमेगा और वी वाई और साइन फाई, कॉस फाई और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसके पास केवल आई कंपोनेंट है, जे के गायब है, तो प्लस लगा के जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर वो गायब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ वी जो आएगा वो टोटल यही आएगा, एफ एम ओमेगा और वी वाई और कॉस फाई, यही आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ये आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ये आएगा। तो कुल मिला के इस तरीके से हमें जो कोरियोलिस फोर्स कैलकुलेट करना था उसका हमने ये रिजल्ट निकाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का और ये वर्टिकल कंपोनेंट का। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इस लेक्चर में बस यहीं तक। लेकिन बेटे इस पूरे लेक्चर को देखने से पहले आपके पास जो इससे पहले का हमने लेक्चर बताया कि यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम एंड कोरियोलिस फोर्स, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसे देखोगे तभी आपको ये रिजल्ट पता चलेगा। जो रिजल्ट हमने लिखा था ए आर इक्वल टू ए आई और -2 और ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस ओमेगा क्रॉस आर और माइनस ओमेगा डॉट क्रॉस आर, ये वाला रिजल्ट जो हमने लिखा था शुरुआत में, जो यूनिफॉर्म कोरियोलिस यूनिफॉर्म रोटेटिंग किसी फ्रेम का यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, तो ये ओमेगा, और उसके लिए जो हमने देखा था कि एक्सेलरेशन आ रहा है उस फ्रेम के अंदर किसी पार्टिकल का, तो ये अगर इक्वेशन याद रहेगा और इस इक्वेशन का पूरा यूज पता रहेगा, तभी आप इसकी एप्लीकेशन को कर पाओगे। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ओमेगा और वी आर को कैलकुलेट करना है।
तो कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है उससे पहले उस लेक्चर को देखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम एंड कॉरियोलिस फोर्स क्या है, फिर इसका एक एप्लीकेशन, इसके बाद इसके तो मैं करवाऊंगा ओवरऑल आपको 4 एप्लीकेशन। एक तो ये हो ही गया हॉरिजॉन्टल का, फिर मैं करवाऊंगा एक वर्टिकल यानी कि फ्री फॉल का, फिर मैं एक करवाऊंगा साइक्लोन का, और फिर एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि अर्थ के सरफेस पर जो नदियां बहती हैं वो राइट साइड क्यों ज्यादा काट लेती हैं, जहां पर उनको टर्न होना होता है राइट साइड पर क्यों ज्यादा डैमेज करती हैं बैंक को, रिवर। तो ये सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये सब कॉरियोलिस फोर्स की वजह से ही है। तो कॉरियोलिस फोर्स के इस एप्लीकेशन में 2 बड़े ही हैं, एक हॉरिजॉन्टल करवा ही दिया, वर्टिकल ये हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी लेक्चर में मैं जो छोटे छोटे जो एप्लीकेशन हैं, जो साइक्लोन है और वो क्या नाम नदियों का दाहिने मुड़ना या बाएं मुड़ने पर ज्यादा कटान क्यों ले लेते हैं, तो बैंक उनके ज्यादा क्यों कट जाते हैं, तो ये सब साइक्लोन उस पर कॉरियोलिस फोर्स पर ही बेस्ड है। तो उसी लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर देंगे। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।